गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बायोलॉजी से क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम लोगों ने कोशिकाओं की मूल बातों का अध्ययन पिछले क्लास में किए थे। कुछ और एमसीक्यूज है जिसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे। आज का क्लास इस चैप्टर का अंतिम क्लास है। अगर फर्स्ट क्लास कवर नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाके उसे कवर अवश्य कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग और बाह्य रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है? तो इसका उत्तर होगा ए, WBC, जिसे कि श्वेत रुधिराणु भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वे प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो मुख्य रूप से हमलावर रोगाणुओं से सुरक्षा और लड़ने के लिए जिम्मेदार होते ही है। दूसरा फैक्ट है, वायरस, बैक्टीरिया और अन्य बाह्य रोगाणुओं से लड़ने के लिए रक्त प्रवाह के माध्यम से श्वेत रक्त कोशिकाएं हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती है और बीमारी को रोकती है। तो इस प्रकार से था WBC के बारे में चर्चा। अगला प्रश्न है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? तो इसका उत्तर है न्यूक्लियोबेस। ये DNA अणु के भीतर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बेस हैं और न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड से बने कार्बनिक यौगिक हैं। इसे आपको याद रखना है। ये DNA के अणु के भीतर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बेस हैं। फिर है, ये चारों क्षार एक दूसरे के साथ रासायनिक बंधन बनाते हैं। आप लोग अगर DNA का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो इस प्रकार से DNA का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ये आपस में जुड़े रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक नाभिक मौजूद होता है जिसमें नाभिकीय पदार्थ का नाभिकीय आवरण द्वारा बंध कर नाभिक बनाता है। दूसरा है, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। तो इसमें से सही कथन कौन से हैं इसे देखना है। तो एक को माना गया है सही, दूसरा को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। कथन एक सही है क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक नाभिक मौजूद होता है जिसमें नाभिकीय पदार्थ एक नाभिकीय आवरण द्वारा बंध कर नाभिक का निर्माण करते हैं। फिर है, एक संगठित दोहरी झिल्ली या कोशिका द्रव्य प्रणाली होती है जो कोशिकांगों को बांधती है और कोशिका के चयापचय कार्यों को निष्पादित करती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं शैवाल, कवक इत्यादि। दूसरा है, कथन 2 गलत है। नील हरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई वास्तविक नाभिक नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग नहीं होते हैं और नाभिकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो सही युग्म है उसे D को बताया गया है। साइटोस्केलेटन जो है वो कोशिका को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। बाकी बात ये सभी है, ये गलत है। गलत क्यों है इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। कोशिका की आंतरिक सामग्री की रक्षा करता है और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया है। फिर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोला गया है कि यह विभिन्न चयापचय गतिविधि के लिए साइटोप्लाज्म के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। न्यूक्लियोस्केलेटन के बारे में बताया है कि कोशिका की संरचनात्मक सहायता ये प्रदान करता है, जिसे 4 नंबर में सही पाया गया है मिलान में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में दिए गए उत्तरों से यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें उत्तर बोला गया है, ऑप्शन ए को सही माना गया है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। इसका संबंध है गोल्जी बॉडी से। फिर है, कोशिकाओं की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। फिर है, पैलेट कण का संबंध किससे है? तो पैलेट कण का संबंध राइबोसोम से है। अंत में है, वायरस का प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इसे कैप्सिड को कहते हैं।
एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि गोल्जी बॉडीज़ को कोशिकाओं की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन को छांटती है तथा कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन के परिवहन या कोशिकाओं से उत्सर्जन में मदद करती है। फिर है लाइसोसोम को कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम फटकर क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के पाचन के लिए पाचक एंजाइमों का स्राव करता है। फिर है राइबोसोम को पैलेट गन कहा जाता है, क्योंकि उनमें झिल्ली नहीं होती और ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाते हैं प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका? तो उत्तर होगा राइबोसोम। फिर है वायरस के प्रोटीन को कैप्सिड कहा जाता है। वायरस जीवन के सिद्धांत का अपवाद है। उसके पास कोशिका संरचना नहीं होती है, उसके पास डीएनए या आरएनए या प्रोटीन होता है। वे केवल मेजबान कोशिकाओं से ही प्रजनन करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं के बीच परासरण के माध्यम से पदार्थों की आवाजाही में मदद करता है। तीसरा है कि पेंगुइन के अंडे दुनिया की सबसे बड़ी भारी कोशिका है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 को सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन में है कि एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। फिर है एटीपी की संरचना इस प्रकार है। एडेनिन, जिसे नाइट्रोजनस आधार माना जाता है। फिर है राइबोज शर्करा और 3 फॉस्फेट समूह। नेक्स्ट है कि एटीपी का उत्पादन पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। एटीपी का उत्पादन पशु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस तरह से हमें देखना है पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में एटीपी का उत्पादन। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों की आवाजाही में मदद करता है। ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है। ऑस्मोसिस एक चुनिंदा परागमी झिल्ली के माध्यम से अणुओं की आवाजाही है। अगर उदाहरण से समझना चाहें कि ऑस्मोसिस क्या है, तो इसका उदाहरण किशमिश है। यदि हम पानी में किशमिश डालते हैं तो अगली सुबह यह चारों ओर से पानी किशमिश के अंदर के आ जाने से किशमिश फूल जाता है। इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट में बताया गया है कथन 3 गलत है। शुतुरमुर्ग के अंडे दुनिया के सबसे बड़े और भारी अंडे होते हैं। इस कारण से कथन 3 को गलत माना गया है। कोशिका द्विगण की प्रक्रिया, जिसमें एक कोशिका 2 आनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे द्विगणित कोशिकाएं उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइटोसिस। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। साइटोसिन के बारे में बताया गया है। चूँकि ऑप्शन में साइटोसिन भी था, यह हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। टर्नर प्रेशर भी ऑप्शन में दिया गया था, जिसे कि हिंदी में स्फीत दाब है। यह कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। फिर है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे अंग्रेजी में मियोसिस कहते हैं। यह लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले प्राणियों में प्रजनन के माध्यम से कोशिका विभाजन का प्रकार है, जिसके परिणाम स्वरूप अणुनित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। फिर है द्विविभाजन। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। इस प्रकार के विभाजन में मूल कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसे ही अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन में लिखा गया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जीवित चीज़ों की एक विशिष्ट विशेषता है? तो इसमें से पहला ऑप्शन को सही माना गया है, आसपास की घटनाओं की धारणा और उनकी स्मृति। एक्सप्लेनेशन में है जीवित चीज़ें अपने बाहरी पर्यावरणीय कारकों को समझने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम होती हैं और यादों को भी संग्रहित करती हैं। ये जीवित चीज़ों के लिए विशिष्ट है। जीवित जीवों को स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया की उनकी क्षमता के आधार पर गैर जीवित चीज़ों से अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? तो उसका उत्तर है डी, न्यूक्लियस झिल्ली होगा यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन में है
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आदिम कोशिकाएं होती हैं जो किसी न्यूक्लियस झिल्ली से बंधी नहीं होती। डीएनए या आरएनए जैसे न्यूक्लियस पदार्थ केवल कोशिका द्रव तक ही सीमित होते हैं। कोशिका झिल्ली श्वसन एंजाइमों और प्रकाश संश्लेषण पटलियों को धारण करने के लिए मेसोसोम बनाने हेतु मुड़ी हुई होती हैं। राइबोसोम्स छोटे और गोल पिंड होते हैं जो या तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियस में झिल्ली नहीं होती है, इसलिए राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, इसलिए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होती हैं। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका में नहीं पाया जाता? तो उसका उत्तर है सी, फास्फोलिपिड संश्लेषण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार हैं। पहला है रुक्ष एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, जबकि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के स्राव में मदद करता है। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन या टाइप बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिकाओं में रिक्तिका से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4, जिसमें से उत्तर होगा डी का। झिल्ली बंधी होती है और इसमें जल एवं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ये पादप कोशिकाओं में रिक्तिका के संबंध से है। रिक्तिका झिल्ली पौधे में क्या है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिक्तिका कहते किसे हैं। तो इसके अंग्रेजी में वैक्यूल है इसका नाम। रिक्तिका को अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं। रिक्तिका साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली बड़ी झिल्लीदार थैली होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पौधे की कोशिका में रिक्तिका झिल्ली से बंधी होती है और जड़ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इन्हें भंडारक अंगक कहा जाता है। पौधे की कोशिकाओं में ये बड़े आकार में होते हैं क्योंकि पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। जानवरों में भी रिक्तिकाएँ होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर आकार में छोटी होती हैं। तो याद रखें कि वैक्यूल जानवरों में भी होती हैं, लेकिन वे आकार में छोटी होती है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिन कोशिकाओं की आनुवांशिक इकाई हैं जो डीएनए के विशिष्ट खंड के सुपर कोइलिंग से बने होती हैं, जिन कोशिकाओं की आनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं। किसी विशेष प्रजाति के जीव की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर 1 और 2 को सही माना गया है, 3 को गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं। 1 और 2 सही है। कोशिका की जानकारी डीएनए में संग्रहित होती है जो डबल हेलिक्स के आकार का होता है और नाभिक के अंदर संग्रहित होता है। इसे छोटा और अंदर फिट करने के लिए इनकी संरचना कुंडलित होती है। यदि यह कम कुंडलित है तो इसे क्रोमेटिन कहा जाता है, और यदि यह अधिक कुंडलित है तो इसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। गुणसूत्रों में मनके जैसी संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। फिर है कि जीन कोशिका की आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है, यानी ये हेरिडेटरी यूनिट को ट्रांसफ़र करता है। यह कोशिका की आनुवांशिक इकाई है जो डीएनए के एक विशिष्ट खंड से सुपर कोइलिंग से बनी होती है। फिर है कथन 3 गलत है। किसी विशेष प्रजाति के व्यक्ति की कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों का एकल सेट युग्मक में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प को चयन करना था, तो गलत विकल्प डी है। 1 सही है, बी भी सही है और 3 सी भी सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल वसा जैसा पदार्थ को रक्त प्रवाह के माध्यम से कोशिकाओं तक ले जाते हैं। लिपोप्रोटीन प्रोटीन और वसा से बने कण होते हैं। फिर है 2 प्रकार के लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को पूरे शरीर में ले जाते हैं। पहला है एलडीएल, है ना, एलडीएल है जो कम घनत्व लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। फिर है एचडीएल, एचडीएल है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत में ले जाता है, यानी लीवर में ले जाता है, जो इसे हटाने में मदद करता है। प्रोटीन से प्राप्त टेनिन का उपयोग चमड़ा और स्याही बनाने में किया जाता है। टेनिन घोल अम्लीय होता है और उसका स्वाद कषैला होता है। ये चीज़ याद रखें, टेनिन का घोल
की प्रकृति क्या है, तो अम्लीय। फिर है कि 4 गलत है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और फलों के रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की विभिन्न प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 गलत था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और प्रजातियों का उनके संबंधित वैज्ञानिक नामों से मिलान करें। तो उपर्युक्त में से सही सुमेलित कौन सा है, तो सी को माना गया है 3 और 4 को, यानी कि सी और डी को सही माना गया है। आम का संबंध बोला गया है मेंगीफेरा और मनुष्य का होमोसेपियंस। बाघ और शेर का गलत है, देखते हैं क्यों है। बाघ को कहा गया है पैंथेरा टाइग्रिस, शेर को कहा गया है पैंथेरा लियो। इसके अलावा अन्य जो नाम है वो मनुष्य का जो है नाम है होमोसेपियंस है। मेढक आम का हो चुका है मैंगोफेरा इंडिका, मेढक का राणा टिग्रिना, बिल्ली फेलिस कैटस। तो इस प्रकार से इसका बायोलॉजिकल नाम है, इसे भी याद रखना है। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो उत्तकों के माध्यम से संबंधित है। लास्ट में है संवहनी पौधे हैं, जल फ्लोएम उत्तकों के माध्यम से ऊपर की ओर ले जा बढ़ाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? तो यहाँ पर बोला गया है केवल एक कथन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। कथन 1 और 2 सही है। उत्तक कोशिकाओं के समूह होते हैं जो आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं। दूसरा है उत्तक विज्ञान हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है। उत्तक मतलब टिश्यू। फिर है मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, उसे कंडारा उत्तक कहते हैं। फिर है मानव रक्त में संयोगी उत्तक होते हैं। फिर त्वचा की बाहरी परत में उपकला उत्तक होते हैं। कथन 3 गलत है। संवहनी पौधों में पानी जाइलम उत्तकों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है। कौन से उत्तक के माध्यम से? तो जाइलम। फिर है फ्लोएम के माध्यम से भोजन पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया गया है। ऑप्शन में दिया गया था फ्लोएम उत्तकों के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ता है, जो कि गलत है, होना चाहिए था जाइलम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रोकैरियोट्स और कई यूकैरियोट्स के लिए आम है? तो इसका उत्तर है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कोशिका भित्ति बैक्टीरिया जिसे प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है, कवक, शैवाल और पौधे जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति के बारे में बताया गया है। फिर है बैक्टीरियल सेल की दीवारें पेप्टिडोग्लाइकेन के यानी कि म्यूरिन के बने होते हैं। याद रखें, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि म्यूरिन के बने होते हैं। किसकी दीवारें? तो बैक्टीरियल सेल की दीवारें। फिर है एल्गल सेल की दीवारें ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। फिर है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। फिर है पादप कोशिका भित्ति में विभिन्न प्रकार के पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन आदि होते हैं। प्रोकैरियोट्स में परमाणु झिल्ली की कमी होती है और झिल्ली से बंधे उप कोशिकाएं अंग होते हैं। आनुवांशिक सामग्री नग्न होती हैं और इसे न्यूक्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्लास्टिक निम्नलिखित में किस विशेषता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? प्लास्टिड, न कि प्लास्टिक। प्लास्टिड निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा थाइलाकोइड्स की उपस्थिति। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। थाइलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट के संरचनात्मक तत्व हैं जो प्लास्टिड्स में पाए जाते हैं, न कि माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। अन्य विकल्प जो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए आम है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोट्स और पौधों और शैवाल में पाए जाने वाले प्लास्टिड्स में पाया जाता है। प्लास्टिड भोजन यानी ग्लूकोज के उत्पादन और भंडारण करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका में लिपिड अणु किसके द्वारा संश्लेषित होता है? तो इसका उत्तर होगा चिकना अंतःप्रद्रव्य जलिका।
चिकनी अंतःप्रदेवी जलिका की भूमिका होती है। यह स्टेरॉयड लिपिड और फॉस्फोलिपिड पैदा करता है। कोशिकाओं में चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अधिकता होती है, जो स्वाभाविक रूप से इन उत्पादों का उत्पादन करती है, जैसे अंडाशय, वृषण और वसामय ग्रंथियाँ। प्लास्टिड्स पौधों और शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो भोजन के निर्माण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के कारण लाइसोसोम का उदय हुआ है? तो उत्तर होगा गोल्जी काय। लाइसोसोम गोल्जी पिंडों से, पुटिकाओं से, मूलकन से बनते हैं। लाइसोसोम न्यूक्लियस असर या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ये कोशिका के साइटोसोल में होते हैं। नाभिक के बाहर कोशिकाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। उनके पास एक अम्लीय आंतरिक तरल पदार्थ के आसपास बाहरी लाइसोसोम झिल्ली से बना एक सरल संरचना होता है। लाइसोसोम छोटे सेल पेट की तरह होते हैं। वे अपशिष्ट और अनावश्यक सेल के टुकड़े को पचाते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य सेल के अवांछित भागों, सेल के मलबे या सेल में प्रवेश करने वाले विदेशी पदार्थों का यानी फॉरेन पार्टिकल का अंतर्ग्रहण कर भंग करके सेल अपापचय में मदद करते हैं। फिर है लाइसोसोम एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं। ये कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं। एंजाइमों और गोल्जी काय में ये भेज दिया जाता है जहाँ लाइसोसोम का उत्पादन होता है। एंजाइमों को कहाँ भेजा जाता है? तो गोल्जी काय में भेजा जाता है और जहाँ से लाइसोसोम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। विकल्प में दिए गए निम्न कारणों को सही कारण का चयन करें। तो इसका उत्तर होगा पायरूवेट या लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। एक्सप्लेनेशन में है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले पायरूविक एसिड के अवायवीय टूटने यानी कि एनारोबिक ब्रेकडाउन से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति जोरदार व्यायाम करता है और कसरत करता है तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसमें मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड बनता है और मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन होती है। यही कारण है कि इसके कारण दर्द होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहली बार मृत कोशिका को देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द गढ़ा। फिर है कि मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिसे WBC कहते हैं, एकल कोशिका का एक उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकती है। फिर है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकाओं जीव है। लास्ट में है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं। तो इसमें से गलत सी को माना गया है, प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने पहली कॉर्क की मृत कोशिकाओं का अवलोकन किया, अतः ये विकल्प सही है। बाद में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने एक अधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप विकसित किया जो बैक्टीरिया जैसे जीवित कोशिकाओं को देखने की अनुमति देता था। मानव रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC एकल कोशिका का एक उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकती है। फिर है, सीडोपोडिया के कारण आकार बदलता है, अतः का विकल्प बी सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जो दिया गया गलत क्यों है प्रोकैरियोट्स के बारे में, वो एकल कोशिका है। प्रोकैरियोट्स क्या है? एकल कोशिका या एक कोशिकीय जीव, इसलिए विकल्प सी को गलत माना गया है। यूकैरियोट्स बहुकोशिकीय जीव होते हैं। झिल्लीबद्ध अंगक केवल यूकैरियोट कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। पूछ देगा झिल्लीबद्ध अंगक कहाँ पाए जाते हैं? तो सिर्फ यूकैरियोट्स कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन गलत हैं? तो यहाँ पर ए को गलत माना गया है। गोल्जी काय राइबोसोम के निर्माण में शामिल होता है, जो गलत है। बाकी बात जो है, लाइसोसोम कोशिकाओं की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन में है, न्यूक्लियन राइबोसोम के निर्माण से जुड़े होते हैं। गोल्जी काय एक फैक्ट्री के रूप में कार्य करता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER से प्रोटीन प्राप्त होता है, इसलिए विकल्प ए को गलत माना गया है। फिर है कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इसे कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। लास्ट में है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण का स्थान है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से जुड़े होते हैं। यह कोशिका में
प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड मौजूद नहीं होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट सफ़ेद प्लास्टिड होते हैं। तो गलत कथन हमें बताना है। तो गलत को बी को गलत माना गया है, जिसमें 2 और 3 गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। प्लास्टिड एक झिल्ली बंधक अंग है जो केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ना। प्लास्टिड के बारे में बोला गया है कि ये झिल्लीबद्ध अंगक है जो केवल कहाँ पाया जाता है, पौधों में, है ना। फिर है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की मुख्य साइट प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड होते हैं, तो रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। ऑप्शन में दिया गया था ये रंगीन नहीं, ये होगा कलरलेस। फिर है कि आमतौर पर जड़ों में यह पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आमतौर पर जड़ों में। फिर 2 को गलत बोला गया है। स्वाभाविक है कि क्रोमोप्लास्ट जो है अलग अलग रंग के प्लास्टिड होते हैं जो पत्तियों और फलों को रंग प्रदान करते हैं, है ना। अतः कथन 3 गलत है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के प्लास्टिड होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की साइट है। क्लोरोप्लास्ट एक पौधे को क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। चूँकि प्रश्न गलत निर्देशित गलत है, इसलिए डी को गलत माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सी सेलुलर संरचना सबसे महत्वपूर्ण है, तो माना गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम को। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। लाइसोसोम मुख्य रूप से सेलुलर अपशिष्ट के टूटने में शामिल होते हैं, जबकि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से इसका अंतर बताया गया है। फिर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, यह सही उत्तर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में शामिल झिल्लियों का एक नेटवर्क है। राइबोसोम जो ER पर पाए जा सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है ना। ये राइबोसोम के बारे में बोला गया है। फिर है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी तंत्र प्रोटीन के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन यह सीधे उनके संश्लेषण में शामिल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन में शामिल होते हैं और सीधे प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े नहीं होते हैं। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सेलुलर अपशिष्ट पाचन के लिए जिम्मेदार हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन में शामिल होते हैं। ये बताया गया है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर। न्यूक्लिक एसिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे DNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। DNA जीवों में आनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य नहीं करते। तो कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ पर बोला गया है B यानी कि 2, है ना। ये जो है इसे सही माना गया है कि ये जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है देखते हैं। डी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA और राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA जीवित जीवों में पाए जाने वाले 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। DNA अधिकांश जीवों में आनुवांशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है। कुछ विषाणुओं में RNA आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है। DNA और RNA दोनों न्यूक्लियोइड्स के जटिल बहुलक हैं। ये किसके बहुलक हैं, तो न्यूक्लियोइड्स के बहुलक हैं, है ना। फिर है न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फॉस्फेट समूह से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, किससे बना होता है, तो एक पेंटोज शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार और एक फॉस्फेट समूह से बना होता है। DNA में डीऑक्सीराइबो पेंटोज शर्करा में पाई जाती है और RNA में राइबो पेंटोज शर्करा पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है, है ना। क्वेश्चन भी ध्यान से देखा जाता है, कहीं सही मान करके तो उत्तर टिक नहीं लगा दें। तो यहाँ पर है बी में 1 और 3 को गलत माना गया है ना। 1 और 3 को, 2 जो है सही है। प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का संबंध थ्रोम्बोसाइट से है। देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है, WBC, है ना। इन्हें ल्यूकोसाइट और WBC भी कहा जाता है। इसका जीवन काल जो है 15 से 20 दिन का होता है, इसलिए युग्म 1 को सही माना गया है। सुमेलित नहीं है, सॉरी, इसलिए युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। फिर है
प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। जब कहीं कट जाता है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स का काम होता है, और जो ब्लड को हम लोग देखते हैं कि वो जो थक्का बनता है वो इसी के कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण। जिन व्यक्तियों में प्लेटलेट्स का अभाव होता है उसका कहीं कट फट जाने पर रक्त रुकता नहीं है, फिर उन्हें दवाई के माध्यम से मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाते हैं और रक्तस्राव को रोकते हैं। इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। जीवन इसका 5 से 10 दिन है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित है। फिर है कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। जीवन इसका 115 दिन, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है ना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रक्त के एक घटक यानी कि प्लाज्मा के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन डी को माना गया है। ग्लोबुलिन ऑस्मोटिन संतुलन के नियमन में मदद करता है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो प्लाज्मा रक्त या बाह्य कोशिका को तरल भाग है जो पारदर्शी और हल्के पीले रंग का होता है। यह कुल रक्त का 50 से 55% होता है। इसमें 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोजेंस, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूलिन। इस प्रकार से ए को सही माना गया है। फिर है फाइब्रोजेंस के बारे में बताया गया है, विटामिन के साथ रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, अतः भी कथन को सही है। जब प्लाज्मा के थक्का जमाने वाले कारकों को हटा दिया जाता है तो इसे सीरम कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। एल्ब्यूमिन के बारे में बताया गया है कि तरल पदार्थ को आपकी रक्त वाहिकाओं के अन्य ऊतकों में लीक होने में से रोकने में ये मदद करता है। फिर है ग्लोबुलिन्स के बारे में है, शरीर की सुरक्षा यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है, अतः डी गलत विकल्प है। चूँकि प्रश्न का निर्देश गलत है अतः विकल्प को डी को माना गया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर है उनके रक्त में एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण, है ना। इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता को कहते हैं। एक्सप्लेनेशन को में देखते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त प्लाज्मा में ए और बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी की कमी होती है। ए बी का रक्त समूह में व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली ए या बी की रक्त समूह एंटीजन को लक्षित करने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करती है। एंटीबॉडी की इस अनुपस्थिति का मतलब है ए बी रक्त वाले व्यक्ति प्रतिरक्षा प्रक्रिया के बिना ए बी या ओ प्रकार के, है ना, दाताओं को रक्त प्राप्त कर सकते हैं जिनसे वे रक्त संक्रमण की व्यापक श्रृंखला के संगत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है डीएनए का संरचनात्मक मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। दूसरा है नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बंधन बनता है। फिर है नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बंधन, और फिर है एडेनिन को गुआनिन के साथ जोड़ा जाता है। तो सही कूट यहाँ पर चूज करना है। उत्तर ऑप्शन सी को माना गया है। 1 और 2 दोनों है, 3 को गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डीएनए का संरचनात्मक मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा। नाइट्रोजन आधारों के बीच हाइड्रोजन बंधन, ये भी सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए डबल हेलिक्स में नाइट्रोजन बेस यानी कि थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडेनिन को गुआनिन के साथ जोड़ा गया है जो कि गलत है। डीएनए में एडेनिन को थाइमिन के साथ जोड़ा जाता है। हमेशा याद रखें, एडेनिन का संबंध किससे होगा? तो थाइमिन से होगा। एडेनिन का संबंध थाइमिन से और साइटोसिन का गुआनिन से। डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण होती है जो कि गलत है। डीएनए और हाइड्रोफिलिक प्रकृति मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के साथ फॉस्फेट समूह के कारण होती है, विशेष रूप से हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण नहीं। आरएनए फॉस्फेट राइबोसोम, शुगर और नाइट्रोजन बेस यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन से बना एकल स्ट्रैंड्स न्यूक्लिक एसिड है। यह केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। याद रखें,
आरआरएनए नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए के से साइटोप्लाज्म तक संदेश लाता है। या फिर है आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। टीआरएनए अमीनो एसिड ले जाता है और इसे राइबोसोम में स्थानांतरित करता है। तो इस प्रकार से था इस चैप्टर का, जिसे हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया। अब चूँकि बायोलॉजी एक बोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसे अगर 2 बार 3 बार अगर आप देख लें तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, और एग्जामिनेशन में जब भी प्रश्न आएगा तो आपके माइंड पर जरूर स्ट्राइक करेगा कि इस प्रश्न का संबंध किससे है। वहाँ पर आप सही ऑप्शन को ज़रूर सही करके आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।